लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 49 सीटों पर मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर भी मतदान हुआ, जहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। राहुल पूरे दिन पसीना बहाते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कई बूथों का दौरा भी किया। रायबरेली चुनाव में दिखा राहुल गांधी का अलग रंग। राहुल गांधी रायबरेली के बछरावा में पोलिंग बूथ का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चे को दुलारा और मंदिर में भगवान के दर्शन किए। एक ऐसी ही तस्वीर बछरावा बूथ से दिखाई दी, जहां राहुल का कार्यकर्ताओं ने जोश भरा अभिवादन किया। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज बूथ पर राहुल छोटे बच्चों के साथ मस्ती मजाक करते हुए नजर आए। तुम भी वोट लगा रहे हो? तुम भी करने आए हो? यहाँ उन्होंने महिला वोटर्स के साथ सेल्फी भी ली। राहुल रायबरेली के अलग अलग बूथों पर घूमते रहे और अलग अलग तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रही। बूथ में घूमते हुए राहुल ने कार्यकर्ताओं की शिकायतें भी सुनी। जला दिए सब। अच्छा, ऐसा नहीं है कि राहुल की राह आसान है। बूथ का दौरा करते हुए राहुल गांधी को कई जगहों पर विरोध का सामना भी करना पड़ा। कई जगहों पर लोगों ने उनका विरोध किया, मोदी मोदी के नारे लगाए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए उनके करीब पहुंचने लगे। तब राहुल गांधी वहां से निकल गए। चुनाव से पहले भी राहुल गांधी के अलग अलग रंग रायबरेली में देखने को मिले। प्रचार के दौरान राहुल नाई की दुकान पर पहुंच गए। राहुल गांधी की ये तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली से राहुल गांधी पहली बार चुनावी मैदान में हैं। बेटे के चुनाव प्रचार में पहुंची मां सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता से भावुक अपील की। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। सोनिया गांधी की भावुक अपील और राहुल गांधी के दौरे का रायबरेली में कितना असर होगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बिहार में जहां एक तरफ मोदी मैजिक के साथ पूरा एनडीए खेमा जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटा है, तो वहीं विपक्ष बेताल की तरह तेजस्वी यादव के कंधों पर बैठा नजर आता है। वो अलग बात है कि 74 साल के प्रधानमंत्री के सामने 34 साल के तेजस्वी की कमर जरूर दर्द करने लगी है। क्या ही कर सकते हैं, बिहार में तेजस्वी के साथ राहुल या प्रियंका गांधी वैसे नजर नहीं आती जैसे कि यूपी में आती है। तो कैसे बिहार में कैसे लड़ाई तेजस्वी बनाम मोदी हो गई है, समझते हैं इस रिपोर्ट से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के साथ ही बिहार की 24 सीटों पर भी मतदान पूरा हो गया और छठे चरण का आगाज होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोमवार देर शाम बिहार पहुंच गए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनावों के बीच बिहार का ये 7वां दौरा है। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्या कुछ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की देर शाम अपने विशेष विमान से बिहार पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे पीएम मोदी बिहार के दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के घर पहुंचे। यहां उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही परिवारजनों के साथ वक्त भी बिताया। इसके बाद पीएम मोदी सीधे पार्टी कार्यालय के लिए निकल गए, जहां उन्होंने करीब 1 घंटे तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावों पर मंथन किया।
पीएम मोदी सोमवार की रात बिहार के राजभवन में ही रुकने वाले हैं और फिर मंगलवार को पीएम मोदी मोतिहारी में भाजपा प्रत्याशी संजय जायसवाल और फिर सीवान में जदयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के पक्ष में जनसभा करेंगे। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार में एनडीए का मिशन 40/40 है, लेकिन बिहार में प्रधानमंत्री के इस ताबड़तोड़ दौरे पर विपक्ष लगातार हमलावर है। तो भाई आए ना, डोनाल्ड ट्रंप को कहने लेके आ रहे हैं, पुतिन को भी बुला लेते हैं, एगो नॉर्थ कोरिया वाले हैं ना किम जोंग को भी बुला ले, और दोनों चारों मिलकर के तब भरपूर बिहार में प्रचार करें। गौरतलब है कि बिहार में जहां एक तरफ एनडीए कैंप से लगातार बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं पूरा का पूरा विपक्ष तेजस्वी यादव की कमर पर बैठा दिखाई देता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों के बीच 7वीं बार बिहार के दौरे पर हैं। बिहार में पीएम मोदी अब तक कुल 10 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं, तो वहीं एक रोड शो उन्होंने पटना में भी किया है। अमित शाह ने 8 तो राजनाथ सिंह ने बिहार में 5 जनसभाओं को संबोधित किया है। कुल मिलाकर देखें तो एनडीए कैंप से बिहार में अब तक 36 हाई प्रोफाइल जनसभाएं आयोजित की जा चुकी हैं। तो वहीं विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने बिहार में केवल 1 जनसभा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 दिन में 4 जनसभाएं की हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव अकेले अब तक 100 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। यानी कुल मिलाकर समझे तो बिहार में लोकसभा की पूरी लड़ाई तेजस्वी बनाम मोदी नजर आती है। अब सियासी रण में तेजस्वी का अकेले हुंकार भरना उनकी कोई रणनीति है या फिर मजबूरी, ये तो 4 जून को चुनाव के नतीजे ही तय कर पाएंगे। फिलहाल बिहार की सियासत की तस्वीर तो यही है कि एक 34 साल का राजनेता अपनी कमर में दर्द लेकर पूरे विपक्ष को ढोता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दिल्ली की शराब नीति मामले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि ईडी ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें आम आदमी पार्टी के विदेशी फंडिंग का पूरा ब्यौरा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ केजरीवाल तो दूसरी तरफ मालीवाल। राजनीति के इस रिंग में अब आपकी स्वाति बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। पहले तो तिहाड़ की कैद ही केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ा रही थी, लेकिन जैसे ही राजनीति के इस रण में स्वाति की एंट्री हुई तो अरविंद के लिए अपना ही खेमा रावण का कुल बन गया। अब अरविंद केजरीवाल के केस में एक और नया ट्विस्ट आ गया है। ईडी ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और अन्य देशों के कई दानदाताओं से बहुत ही धनराशि मिली। शराब नीति से जुड़े इस केस में ईडी ने आपके विदेश फंडिंग के बहुत से खुलासे किए हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई समेत बहुत से देशों से आई है फंडिंग। 2014 से 2022 के दौरान आपको मिला 7 करोड़ 8 लाख रुपए का विदेशी फंड। फंडिंग करने वालों ने छुपाई है अपनी पहचान। एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया। ईडी ने अपनी जांच में आप और उसके नेताओं की विदेशी फंडिंग जुटाने में अनियमितताओं के कई मामलों का जिक्र किया है। इसमें पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक सहित अन्य लोगों पर 2016 में कनाडा में फंड रेजिंग प्रोग्राम से जुटाए गए पैसों का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। इसके अलावा भी आपके बहुत से नेता और विधायकों पर अनियमितता से पैसे जुटाने के आरोप ईडी ने अपनी इस रिपोर्ट में लगाए हैं। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आपने बुक ऑफ अकाउंट्स में पैसे देने वालों की पहचान भी छुपाई है। 404 मौकों पर मिला 1 करोड़ 2 लाख रुपए का फंड। 256 बार मिला लगभग 1 करोड़ का फंड। 148 बार आपके खाते में डाले गए 19 लाख रुपए। ईडी ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जांच से ये पता चला है कि आपने एक संस्था का गठन किया है। आप ओवरसीज इंडिया के साथ साथ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से कई वॉलेंटियर भी शामिल थे, जिनका प्राथमिक कार्य आप इंडिया के लिए विदेशी धन जुटाना था। जांच में तो ये भी पता चला है कि इन वॉलेंटियर्स के लिए करोड़ों रुपयों के विदेशी दान का लक्ष्य रखा गया था। साल 2016 में इन वॉलेंटियर्स के लिए 50 करोड़ रुपए टारगेट के रूप में भी तय किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव लगातार दौरे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ सीएम मोहन यादव कई प्रदेशों के दौरे कर चुके हैं, जहां उन्होंने कई सभाएं की हैं, कई रोड शो किए और कई प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल भी हुए। इतना प्रचार करने के बाद भी मुख्यमंत्री मोहन यादव की मांग अभी भी खत्म नहीं हुई। आने वाले चरणों में भी सीएम मोहन यादव के कई दौरे प्रस्तावित हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब तक 7 राज्यों में 15 से अधिक चुनावी सभाएं और रोड शो कर चुके हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इनमें से यूपी एक ऐसा राज्य है जहां उन्होंने सर्वाधिक सभाएं और रोड शो किए हैं। आइए एक नजर सीएम मोहन यादव के चुनावी दौरों पर। 15 मई को हरियाणा के रोहतक का दौरा किया सीएम ने। सीएम 16 मई को झारखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। सीएम मोहन यादव 17 मई को फिर यूपी में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। 18 मई को मुंबई में चुनावी प्रचार किया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। 19 मई को सीएम फिर यूपी में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। 22 प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल हुए सीएम। वहीं प्रदेश के 13 जिलों में रात्रि प्रवास किया। अभी भी मुख्यमंत्री की मांग इस राज्य में खत्म नहीं हुई है, बल्कि 7वें चरण की 27 में से 7 सीटों पर उनकी सभा और रोड शो प्रस्तावित है, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि मोहन यादव के सीएम बनने से यादव समाज का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा है और सीएम मोहन यादव के दौरे से बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर जो कार्य किया है उससे अपनी एक विशिष्ट छवि बनाई है और एक ऐसे नेता जो मजबूत निर्णय लेते हैं। ऐसे में देश भर में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। अधिकांश क्षेत्रों में उन्हें सभाओं के लिए, रोड शो के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं सीएम मोहन यादव के चुनावी दौरों को लेकर कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। मैं समझता हूं कि ऐसे नेता जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, इनकी मांग कहां हो सकती है। ये तो वो कोशिश कर रहे हैं ध्रुवीकरण की। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी ओबीसी, एसटी, एससी मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी ने इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बड़ा चेहरा बनाकर उतारा है। वो लगातार दौरे कर रहे हैं। यूपी और बिहार में यादव एक बड़ा वोट बैंक है, जिस पर पार्टी की नजर है। इन्हें साधने के लिए पार्टी ने प्रदेश से डॉक्टर मोहन यादव को आगे किया। यूपी में 6वें चरण में 15 से अधिक लोकसभा सीटों पर सभाओं के बाद 7वें चरण के लिए भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मांग आ रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 4 सीट आदिवासी समाज के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में आदिवासी समाज बड़ा दखल रखती है। छत्तीसगढ़ में समाज को साधने की कवायद राजनीतिक पार्टी हमेशा से करती आई हैं और अब तक प्रदेश की 4 सीटों में कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट ही आई है। और इस बार लोकसभा चुनाव में आदिवासियों ने किस पर भरोसा जताया है, उसके लिए देखिए हमारी ये विस्तार रिपोर्ट। कमल या हाथ, आदिवासी किसके साथ? प्रदेश में 4 सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित हैं। 3 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस का है कब्जा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी समाज की दखल जीत हार का समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी है। राजनीतिक दल भी इस बात को जानते हैं और समय समय पर आदिवासी समाज को लेकर अपने दांव भी खेलते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि समाज किसी भी दल विशेष को महत्व नहीं देता और एकजुटता के साथ हमेशा मतदान करता है। और यही वजह है कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्र में हुए मतदान को लेकर राजनीतिक दलों की खास नजर है। राज्यों में आदिवासियों के लिए बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ और कांकेर लोकसभा की सीट आरक्षित है। वैसे लोकसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा रहा है और इसी वजह से कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप आदिवासी इलाकों में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई देते हैं। निकलते हैं सही आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है और उन्होंने लगभग 100 दिनों के भीतर में जब जिस तरीके से योजनाओं का निचले स्तर पर क्रियान्वयन किया है, उसको लेकर के आदिवासी समाज पूरी तरीके से सरकार के साथ में है और 11 के 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। राज्य निर्माण के बाद आदिवासियों के लिए आरक्षित 4 सीट में से केवल 1 सीट में ही कांग्रेस को जीत मिली है। सरगुजा संभाग के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में समाज के मतदाता अपना मन बदलते रहते हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सरगुजा लोकसभा की सभी 8 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। इसके बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जीत मिली थी। हालांकि कांग्रेस इस बार इन सीटों में जीत का दावा कर रही है। भाजपा का आदिवासी विरोधी चरित्र प्रदेश के आदिवासी समाज समझ चुका है।
4 महीने में जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुआ है, उनका शोषण हुआ है, उनके जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया है, उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आदिवासी समाज का आक्रोश है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रदेश के 11 लोकसभा सीटों में से 4 सीट आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है। ऐसे में इन सीटों को साधने की पूरी कवायद राजनीतिक पार्टी करती है। अब देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टी आदिवासियों को साधने में कितना कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब आत्मावलोकन के मोड़ पर आ गई है। 4 जून को चुनाव परिणाम आते ही कांग्रेस के नेता मंथन करेंगे और इसमें कांग्रेस के बड़े नेता ब्लॉक स्तर तक जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनकी सुनेंगे और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत भी करेंगे। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का मंथन प्रोग्राम शुरू। 15 जून से मंथन पर बैठेंगे कांग्रेसी। मंथन से कैसे मिलेगी जीत? लोकसभा हार के डर से पहले जीत की तैयारी। देश में मोदी लहर है, इस बात से कांग्रेस अनजान नहीं है। यही कारण है कि वो मानकर बैठे हैं कि इस चुनाव में जीतना मुश्किल है, इसलिए अब मंथन कर रहे हैं और आने वाले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार पार्टी छोड़ते कांग्रेसियों के बाद अब सीनियर लीडर्स प्रदेश में कांग्रेस को बचाने में लग गए हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने सोमवार को एक बड़ी बैठक भोपाल में रखी, जिसमें कमलनाथ, जीतू पटवारी समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक शुरू तो इस मकसद से हुई थी कि इसमें काउंटिंग को लेकर बातचीत होगी, लेकिन ये बैठक पहुंच गई मंथन तक, यानी उस मंथन तक जिसमें ये जाना जा सके कि पार्टी हार क्यों रही है। कांग्रेस के लिए ये मंथन क्यों जरूरी है, वो सज्जन सिंह वर्मा के बयान से समझ सकते हैं, जिन्होंने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय पर भितरघातियों पर कार्रवाई होती तो हार नहीं होती, लेकिन पार्टी के अनुशासन समिति ने इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया ताकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान ना हो। डर के राजनीति नहीं होती है, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन, लोगों में एक ये तो लगता ना कि भाई पार्टी कार्रवाई करती है। अभी तो ये लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली झूठ है। अब ये भी जान लीजिए कि टूटती कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, बैठक में क्या तय किया गया है, कांग्रेस की वो प्लानिंग विस्तार से जानिए। कांग्रेस 5 जून से अगले चुनाव की तैयारी करेगी। पार्टी को मजबूत करने के लिए मंथन कार्यक्रम होगा। पहले चरण का मंथन 15 जून पर शुरू होगा। 15 अगस्त तक मंथन का पहला चरण चलेगा। मंथन में सीनियर नेता ब्लॉक स्तर पर जाएंगे। कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं से जाकर मुलाकात करेंगे। पहले चरण के मंथन के बाद जिले स्तर पर बैठक की जाएगी। उसके बाद एक वर्कशॉप भी होगी, जिसमें संगठन में क्या क्या बदलाव की जरूरत है वो तय किया जाएगा। कांग्रेस युवा महिलाओं को जोड़ने का काम करेगी। अगले 10 साल का रोड मैप तैयार करेगी। लेकिन इन सब तैयारियों के बीच कांग्रेस अब भी वो बात नहीं मान रही कि उनके नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। बस वो ये मान रहे हैं कि भितरघाती ही पार्टी छोड़ रहे हैं। कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर उनने चुनाव लड़ा। किसी की कोई नाराजगी नहीं थी और जो कोई लोग इधर उधर खिलाफत करने वाले थे वो सब चले गए। कि भीतरघात जो करने वाले लोग हैं वो सब बाहर ही चले गए। जब ये सवाल जीतू पटवारी से पूछा गया तो उन्होंने बात पर पहले तो जवाब नहीं दिया, फिर घुमा फिरा कर कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनको बीजेपी के मंच पर कुर्सी मिल जाए, यही चाहते हैं। जो लोग ऐसे थे भितराघाती करते थे, अंदर से हराते थे, वो लोग बीजेपी में चले गए। और आज तक हमने चूंकि चुनाव चल रहे थे ये बात कभी नहीं कही, पर जैसा प्रभारी महोदय ने कहा धन्यवाद उनको। अब भगवान उनका सम्मान बचा रहे, हम कम से कम वो कुर्सी और चेयर पे बैठ जाए मंचों पे, ये हमारी उनसे संवेदनाएं भी है और उनके लिए एक तरह से भावना है हमारी। हमने आपको सुनाया था कि कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा ने भितरघातियों पर कार्रवाई न होने की बात कही थी। यही सवाल जब जीतू पटवारी से पूछा गया तो उन्होंने कार्रवाई होने की बात कही। अनुशासन समिति ने कार्रवाई की थी, वो लिस्ट हमने जिनको पार्टी से बाहर किया वो आपके पास भेजी थी। भी ऐसे जिनकी शिकायतें मिली थी उनको लेकर भी पार्टी ने संबंधित जिस शिकायतकर्ता से बातचीत करके 90% केसों को सॉल्व किया है। और रही बात फिर से
अनुशासन अच्छा हो, इसी के लिए तो स्ट्रेंथन है, जो मंथन है, इसी के लिए प्रभारी महोदय ने भी आगे आप लोगों को एक तरह से हमारी पूरी भावना व्यक्त की है। वहीं अब कांग्रेस के मंथन और भितरघातियों पर बीजेपी हमलावर है। तो ये उनका इशारा उनके नेतृत्व के प्रति है, उनका इशारा जीतू पटवारी जी की तरफ है। जीतू पटवारी जी दूसरों की तरफ बयान देते हैं, ये उनके आपस का मामला है। चलते चुनाव में कमलनाथ जी के भी बयान आए थे, वो भी जीतू पटवारी पर निशाना साध रहे थे। तो कांग्रेस का घमासान है। मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस में घमासान जोरों पर है। भड़ास निकालने का समय उनका आया हुआ है। यही करने वाले पर एसी में बैठ के करेंगे, भले ही चुनाव देश भर में चल रहा हो। कांग्रेस भले ही मंथन कर रही हो, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ केवल 20 मिनट ही रुके। 20 मिनट बाद वो बैठक छोड़कर चले गए। दिग्विजय सिंह बैठक में ऑनलाइन जुड़े, यानी जब पार्टी के बड़े नेताओं को कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाने के लिए सामने आना चाहिए, तब कांग्रेस के नेता मीटिंग से दूर भागते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी ही पार्टी से तीखे सवाल पूछे हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने पार्टी को छोड़कर जाने वाले और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नुकसान करने वाले नेताओं और पार्टी को लेकर बड़ी बात कही है। समझिए इस रिपोर्ट से। डर के राजनीति नहीं होती। ये भड़ास बैठक है। बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं। 2023 विधानसभा चुनाव में शिकस्त खाने के बाद कांग्रेस ने कहा था कि लोकसभा का चुनाव और मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को लग रहा है कि पार्टी उतनी मजबूती से नहीं लड़ पाई जितनी जरूरत थी। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या मौजूदा दौर में पार्टी को एक बनाए रखने की है। डर के राजनीति नहीं होती है। बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन, लोगों में एक ये तो लगता ना कि भाई पार्टी कार्रवाई करती है। अभी तो लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली छूट है। कांग्रेस को दी सज्जन की नसीहत पर अब बीजेपी चुटकी ले रही है। ये भड़ास बैठक है, एक दूसरे को लताड़ लगाने की बैठक है। ये बैठक कांग्रेस के भीतर मचे घमासान की प्रतीक है। अब आप कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता का बयान भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि आम जनता कांग्रेस के साथ है, लेकिन भाजपा ने बेईमानी की है, पुलिस का दुरुपयोग किया गया है। आम जनता कांग्रेस के साथ है। तो बेईमानी में तो बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं, पूरी बेईमानी करी है। बीजेपी ने भी कमलनाथ के आरोपों पर पलटवार किया है और कांग्रेस के नेताओं के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। इतने 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में भाजपा के नेता कार्यकर्ता देश भर में अलग अलग मोर्चों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता यहाँ एसी में बैठकर गप्पे मार रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं, उससे क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस को फीडबैक उम्मीद के अनुसार नहीं मिला है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 17 साल और आईपीएल के 17 सीजन 2008 से शुरू हुआ ये सफर अब अपने 17 साल पूरे कर चुका है। लेकिन इन 17 सालों में आईपीएल कितना बदल गया है, उसे आंकड़ों से समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। आईपीएल यानी इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार, और आईपीएल के 17वें सीजन में सारे रिकॉर्ड चकनाचूर हो गए। आईपीएल के 17वें सीजन में 70 मैचों में ही 10 टीमें 2000 से ज्यादा चौके और 1200 से ज्यादा छक्के लगा चुकी हैं, और इस बार 14 शतक भी लगे, जो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। लेकिन इन 17 सालों में आईपीएल में क्या क्या बदलाव आए हैं और इन 17 सालों में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में कितने सितारे लगे हैं, आज आपको ये बता दें। एवरेज स्कोर 20% तक बढ़ा। पावर प्ले में T20 का बेस्ट स्कोर 125 भी बना। पहली पारी का औसत स्कोर 200 के करीब पहुंचा। हर 5वें मैच में लगी सेंचुरी। पहले लगते थे 14 मैच, 17वें सीजन में लग चुके हैं सबसे ज्यादा 14 शतक। लगातार तीसरे सीजन में लगे हैं 2000 से ज्यादा चौके। इसके साथ साथ ही आईपीएल के इन 17 सीजन में बहुत से बड़े बड़े कारनामे हुए। पहले जहां टीमें 200 रन का स्कोर बनाने पर खुश हो जाती थी, वहीं इस सीजन में कई बार 200 से ज्यादा स्कोर लग चुका है। 2022 में 5 बार 200 से ज्यादा स्कोर बने। 2023 में 12 बार 200 से ज्यादा स्कोर बना। 2024 में 13 बार 200 से ज्यादा स्कोर बन चुका है। इसके अलावा भी 2008 से लेकर 2024 तक आईपीएल का सफर बेहद शानदार रहा।
2008 से 24 तक के सफर में बहुत से नए रिकॉर्ड बने और बहुत से पुराने रिकॉर्ड टूटे भी, और इसके साथ साथ आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में भी जबरदस्त इजाफा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में मिलने वाला नूरजहां नाम का आम अपने आप में खास है। ये आम कट्टीवाड़ा निवासी शिवराज सिंह जाधव के बगीचे में पाया जाता है और अपने गजब के स्वाद के लिए भी जाना जाता है। इसका आकार और वजन एक पपीते से भी बड़ा होता है। नूरजहां आम, ये नाम से ही शाही है और स्वाद से लेकर अपने आकार में भी शाही है। इसका वजन 2 किलो से लेकर 5 किलो तक होता है। सामान्य आमों की तुलना में नूरजहां आम बड़ा होता है और इसकी साइज भी 10 से 12 इंच के लगभग की होती है। पिछले साल एक नूरजहां आम 1000 रुपए में बिका। पूरे प्रदेश में यह आम सिर्फ कट्टीवाड़ा गांव में रहने वाले शिवराज सिंह के बगीचे में पाया जाता है, लेकिन शिवराज का कहना है कि इस बार कम पैदावार और खराब मौसम के कारण आम महंगा और कम मिलेगा। नूरजहां आम को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त है, खासतौर पर इसका वजन और इसकी लंबाई चौड़ाई। तो इस बार मेरे बगीचे के अंदर बहुत ही कम मात्रा में आया है, लेकिन इस बार आम आपको देखने को मिलेगा। इस बार वजन शायद बड़ा हो सकता है। इस बार करीब 1500, गए वर्ष 1500 से 2000 रहता है, इस बार 2 से 3000 से 4000 के बीच में भी आ सकता है। शिवराज सिंह जाधव अपने पूरे परिवार के साथ आमों के बगीचे में ही निवास करते हैं। शिवराज सिंह के इस बगीचे में हापुस, लंगड़ा, केसर, बादाम, नूरजहां समेत 35 किस्मों के 300 के लगभग आम के पेड़। वहीं बगीचे में नूरजहां आम के 6 पेड़, जिसमें से 3 पेड़ पर नूरजहां आम लगते हैं, लेकिन इस बार एक ही पेड़ पर महज 1 दर्जन आम की पैदावार है। नूरजहां आम सैलानियों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। उद्यानिकी वानिकी मंडल द्वारा नूरजहां आम को 2011 में किंग ऑफ द मैंगो के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन दिनों नूरजहां आम को देखने और खरीदने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों से कई लोग आ रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। हम कट्टीवाड़ा हर साल आम घूमने फिरने के आते हैं और आम देखने भी आते हैं, लेकिन इस बार नूरजहां आम बहुत कम है और हमको केवल दर्शन के लिए दिख रहे हैं। हम चाहते, हमने खरीदने की इच्छा व्यक्त करी,